हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 9 जंतुओं में जनन में दिए गए कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पाठ 9 जंतुओं में जनन। और यहाँ पर ये कार्यपत्रक 1 दिया है। इसमें है कि क्या आने ये चीज़ें पहले देखी है। आने की जगह यहाँ आपने आना है, ठीक है। क्या आपने ये चीज़ें पहले देखी है, हाँ या नहीं में जवाब देना। अगर आपने ये चीज़ें देखी है तो आपको हाँ लिखना है, हाँ पर टिक करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो नहीं पर टिक कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आलू के टुकड़े से नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है। यानी ये चीज़ें हैं बच्चों जो आपने देखी है वो बतानी, जो नीचे दे रखी है। जैसे आलू के टुकड़े से नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है, बताइए। हाँ, उगाया जा सकता है। दूसरा है, क्या आपने पेन से नया पेन बनाया जा सकता है। नहीं, पेन से नया पेन नहीं बना सकते। आगे की, आलू के टुकड़े से नया पौधा बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, बताओ। पता है? हाँ, इसे कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन। अब इसी तरह है, नेक्स्ट है, क्या मनुष्य जंतुओं में यह प्रक्रम पाया जाता है। मनुष्य या जंतुओं में? नहीं, मनुष्य या जंतुओं में नहीं पाया जाता। ये जनन जो है वो पौधों में ही पाया जाता है। आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दिया है और इसमें है कि दिए गए चित्र का नामांकन कीजिए। अब यहाँ पर जो ये पौधा दे रखा है ना बच्चों, आपको क्या करना है कि इन पौधों का पूरा नामांकन करना है कि इस भाग को क्या बोलते हैं। ये भाग है, इसको क्या बोलेंगे। ये भाग है, इसको क्या बोलेंगे। ये जो यहाँ पर ये डंडियाँ सी नज़र आ रही, इनको क्या बोलेंगे। तो इसको हम सबसे पहले इनका नामांकन करते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर देखो, ये इस तरह से है, ये है ना। ये जो नीचे के हैं ये वाला, ये बाह्य दल कहलाते हैं। ये बाह्य दल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। जो ये रेड रेड आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये पराग कोश हैं। ये जो डंडियाँ नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको पुतंतु बोलते हैं। और ये जो हिस्सा इसका बीच वाले का, ये जो हिस्सा है ये वाला भाग, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसकी जो ये स्टेम सी नज़र आ रही है, ये इसको वर्तिका बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये रही वर्तिका, ये वर्तिकाग्र है। अब यहाँ पर जो ये हिस्सा है, ये है अंडाशय। यहाँ देखिए लिख रखा है ना। और वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, ये जो है तीनों मिलकर इनको स्त्री केस कहते हैं। स्त्री केसर। र भी है यहाँ, ये र यहाँ पर लिख रखा है, ये ऐसे लिख सकते हैं, स्त्री केसर है ये, ठीक है। ये स्त्री केसर है। और ये स्त्री केसर जो है ये मादा भाग बोलते हैं इसको, ये मादा भाग होता है। और ये जो प्रागकोश है और पुतंतु है, ये मिलकर पुंकेसर कहलाते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर को जो है इसको नर भाग कहा जाता है, नर भाग। ये है मादा भाग, ये वाला है मादा भाग और ये वाला है नर भाग। 2 भागों में जो है इसको बांटा गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये अंडाशय था और यहाँ पर जो ये वाला भाग है ये है अंड, यानी इसको अंड कोशिका भी बोलते हैं। ये था इसका चित्र हमने यहाँ पर दिखाया। इस चित्र जो हमने देखा पीछे, उसका हमने नामांकन कर दिया है। इन सब के नाम आपको पता चल गए होंगे। वो नाम आप यहाँ पर अपनी बुक में इनके नाम लिख सकते हैं। अब आगे है कि पुष्प के नर जनन भाग व मादा जनन भाग को पहचानिए।
अब नर जनन भाग और मादा जनन को पहचानना तो मैंने पीछे आपको बताया भी था। जो 3 पार्ट थे, जो स्त्री केसर हैं, स्त्री केसर भाग हैं वो मादा जनन के हैं, और जो पुंकेसर है, जो पुंकेसर हैं वो हैं नर जनन। ये नर जनन भाग है, नर जनन भाग पुंकेसर, और स्त्री केसर जो है वो मादा जनन भाग है। इसमें ये आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह आगे यहाँ पर दिया है कि नर जनन अंग व मादा जनन अंग किस प्रकार के जनन में सहायक होते हैं, लैंगिक या अलैंगिक। तो ये नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो है वो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। आगे इसने कहा अध्यापक छात्रों को लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन के बारे में समझाएंगे। तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया होती है और अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती। यानी जो लैंगिक निषेचन जनन है बच्चों, इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों भाग होते हैं, दोनों भाग लेते हैं इसमें। और जो अलैंगिक जनन होता है इसमें दोनों का भाग लेना जरूरी नहीं होता है, इसमें एक ही भाग से जो है वो दूसरा पौधा बन जाता है। अब आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 3 है और इसमें है कि सभी जंतु अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंतु और उसकी संतति के बारे में दिया गया है, इसका सही मिलान करें। तो आपको ये तो पता ही है, सभी जंतु अपनी जैसी ही संतान पैदा करते हैं, यानी कि जो गाय है उसका बच्चा देखेंगे गाय के जैसा ही मिलेगा। और जैसे मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा देखेंगे मनुष्य के जैसा ही पैदा होता है, उसी तरह से हाथ पांव सब अंग उसी तरह से होते हैं। बिल्ली देखते हैं तो बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली के जैसा ही होता है ना। तो यहाँ पर जंतु दे रखे हैं, ये इनके संतति दे रखे हैं। जैसे मनुष्य है उसके बोलते हैं शिशु। अब जैसे कि है बिल्ली का क्या होता है बताओ? बिलोटा। मुर्गी का क्या होता है? चूजा। और गाय है, गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। तो ये इनके जो है वो बच्चे हैं, संतति, यानी कि ये इनकी संतानें हैं। आगे आ जाता है यहाँ कार्यपत्रक 4 और इसमें है कि नीचे रेशम के कीट के जीवन चक्र को दर्शाया गया है, उन अवस्थाओं के नाम लिखो। यहाँ देखिए ये रेशम का कीट का पूरा जीवन चक्र है। ये कैसे जो है रेशम का कीट का जीवन चक्र होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये देख रहे हैं आप चित्र, और इसमें ये है रेशम कीट, इसको रेशम कीट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेशम कीट। दूसरा जो ये भाग है ये है इसके अंडे। अब अंडे से बनता है ये लार्वा, अंडे से ये लार्वा बन गया है, और लार्वा से बनता है ये प्यूपा। यानी इस प्यूपा को हम बोलते हैं, इस प्यूपा को बोला जाता है कोकून में विकासशील कीट। कोकून में विकासशील कीट। ठीक, समझ में आ गया? ये पूरा इसका जीवन चक्र। ये फिर जो है ये रेशम कीट में इसमें फिर बदल जाता है। यानी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है यहाँ पर ये रेशम का कीट। इस कीट से ये देता है अंडे, अंडों से बन जाता है लार्वा, लार्वा जो है वो बड़ा होकर बन जाता है प्यूपा, और इस प्यूपा में कोकून में विकासशील
कीट होता है और ये फिर बन जाता है यहाँ पर रेशम कीट। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 5 और इसमें है कि जीव जंतुओं में अपनी संतति उत्पन्न करने के यानी अपनी संतान उत्पन्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अमीबा तथा मनुष्य में जनन के तरीके अलग अलग है। हाँ, अमीबा और मनुष्य में दोनों में ही जनन के अलग अलग तरीके हैं, दोनों में ही। अब जैसे यहाँ पर ये अमीबा दिया गया है, ये रहा अमीबा, ये अमीबा है। ये अमीबा जो है क्या करता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए, बहुत बड़ा होने के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी इसको द्विखंडन विधि भी कहा जाता है। ये अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है यहाँ पर, अलैंगिक जनन। और जो अमीबा है ये अलैंगिक होता है। मनुष्य का जो होता है वो लैंगिक जनन होता है, यानी कि लैंगिक में जो है निषेचन क्रिया होता है। पहले भी मैंने बताया था निषेचन क्रिया होती है और इसमें नर और मादा जो है दोनों भाग लेते हैं। लेकिन जो अमीबा है ये अलैंगिक है, इसमें जो है दोनों का भाग लेना ज़रूरी नहीं है, एक ही भाग से जो है ये बन जाता है। जैसे ये अमीबा था, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद ये 2 हिस्सों में बँट जाता है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है कि क्या अमीबा में जनन के लिए माता व पिता दोनों का होना आवश्यक है, जैसे मनुष्य में होता है। मनुष्य का जब संतान उत्पन्न होती है इसके लिए माता और पिता दोनों का होना आवश्यक होता है। तो अमीबा में कहा है इसने कि क्या अमीबा में भी दोनों का होना आवश्यक है, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, दोनों का जो है वो होना ज़रूरी नहीं है, ये अलैंगिक जनन है। और इसमें है कि आगे दिया है कि जिस जनन में नर या मादा एक की ही आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कार्यपत्रक 6 और इसमें है कि वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य अपने शिशु को जन्म देते हैं, वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। और वो जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे होती है मुर्गी। अब इसने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, कहा है कि नीचे दिए गए जीव जंतुओं को जरायुज व अंड प्रजक के आधार पर छांट कर लिखिए। जैसे ये जानवरों के और उनके नाम दे रखे हैं जिन जंतुओं के, और यहाँ है जरायुज जंतु और ये है अंड प्रजक जंतु। तो उसको हम देखिए, जरायुज जंतु में क्या होता है, जो अपने शिशु को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो होते हैं, यानी जो अंडे नहीं देते हैं। और जो अंडे देते हैं वो यहाँ पर लिखना है हमें। अब जैसे कि आ जाता है इसमें, ये गाय है, कुत्ते हैं, गाय कुत्ते, ये आ जाएंगे इसमें, गाय कुत्ते, ये भैंस, ये बकरी, यहाँ आ जाएगा भैंस और है बकरी। इसके अलावा और है भेड़, भालू, शेर, बंदर, ये भी है, भेड़, भालू, बंदर, शेर, ये आ जाएंगे। ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने शिशु को जन्म देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, जैसे छिपकली, तितली, कछुआ, ये आपको सारे यहाँ पर लिख देने हैं बच्चों। ठीक है, ये जैसे कि छिपकली है और है तितली, कछुआ, बतख, मगरमच्छ, ये सभी अंडे देने वाले जीव है, वो यहाँ पर लिखने हैं आपको। अब जैसे हैं सांप, मेंढक, और इसमें आ जाता है तोता, मछली, बस ये सारे हमने लिख दिए हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई हमारी, और ये पाठ भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आएंगे, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।